हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग यानी कि थ्योरीज ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट। इसमें हमने दो थ्योरीज पढ़ ली थी, जिसमें एक थी फोटोसिंथेसिस थ्योरी एंड दूसरी थी स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। दोनों में ही ये था कॉमन कि फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा था, शुगर बन रहा था। और वो शुगर किस लिए रिस्पॉन्सिबल था? ये शुगर रिस्पॉन्सिबल था ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करने में, जिससे एंडोऑस्मोसिस होता था और दिन में सेल्स मतलब जो गार्ड सेल्स थी वो टर्जिड हो जाती थी और स्टोमेटा ओपन हो जाते थे। ऐसा ही शुगर इंटरकन्वर्जन के अंदर भी था कि जब दिन होता है तो दिन में शुगर बनती है, चाहे स्टार्च की फॉर्म में, वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि स्टार्च शुगर में इंटर कन्वर्ट होता है वहाँ पर। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है आपको कि स्टार्च शुगर कि दिन में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एक्चुअल भी शुगर बन रही है और जो रात की स्टार्च स्टोर फॉर्म में है वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पीएच जो है वो इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि CO2 को यूज़ कर लिया गया। उस वजह से टोटल जो शुगर है ये क्या करेगी, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ करेगी। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से एंडोऑस्मोसिस होगा, सेल्स टर्जिट होंगी और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएंगे। ये थ्योरी हमने पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट आयन कॉन्सेप्ट एंड स्कोटो एक्टिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो ग्लाइकोलेट है ये फॉर्मेशन होता है, और ये ग्लाइकोलेट आपको देखिए याद रखना है कि ग्लाइकोलेट इनएक्टिव फॉर्म है। ग्लाइकोलेट कन्वर्ट होगा ग्लाइऑक्सिलेट में, ठीक है, जो कि एक्टिव फॉर्म है। इस तरह से ये भी एक यही थ्योरी की तरह काम करेगी। ये सब थ्योरी आप एक बार समझते चलिए, आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड थ्योरी। जैसा कि दिया गया है यहाँ पे कि ये थ्योरी जेल्टिच ने दी थी 1963 में। इनके अकॉर्डिंग प्रपोज दैट प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड यानी कि ग्लाइकोलेट इन द गार्ड सेल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड का जो फॉर्मेशन है ये स्टोमेटल ओपनिंग में हेल्प। अब ये जो ग्लाइकोलेट है, ये ग्लाइकोलेट क्या करता है, ग्लाइकोलेट इज प्रोड्यूस्ड यानी कि जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये ग्लाइकोलेट इनएक्टिव फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा लिखा है ग्लाइकोलेट इज प्रोड्यूस्ड अंडर लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2। लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 का मतलब दिन में। तो ही सजेस्ट दैट ग्लाइकोलेट गिव राइज टू कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लाइकोलेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि ग्लाइकोलेट क्या थी, एक इनएक्टिव फॉर्म थी। जब दिन में CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है तब ग्लाइकोलेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलेट कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करेगा, और ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइऑक्सिलेट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीज़ होने से यहाँ पर वही एंडोऑस्मोसिस होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर एक ATP जो है हमारी एनर्जी फॉर्म, ये भी हेल्प करती है ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, इनकी उनके रेगुलेशन में स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग में ATP भी हेल्प करती है। सो यहाँ पे एनर्जी के लिए ATP मिल जाती है, और उसके साथ साथ जो ग्लाइकोलेट है ये जो ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म के अंदर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। इस वजह से यहाँ पे अपटेक होगा वाटर का एंड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। ये थ्योरी मैंने आपको यहाँ जितनी भी थ्योरी बताई, इन सब थ्योरी को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इन सब थ्योरी को ना एक्सेप्ट करने के पीछे कुछ रीजंस थे, यानी कि इन सब के पीछे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, इन सब के पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्शंस थे। अब वो ऑब्जेक्शंस क्या थे, एक बार हम उन्हें स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि जो ये लास्ट थ्योरी एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट पंप थ्योरी, इसे मोस्टली इसे माना गया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि इनके पीछे क्या ऑब्जेक्शन थे। तो अगर हम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन गार्ड सेल्स की बात करें तो इसके पीछे ऑब्जेक्शन ये था कि जैसा कि इन्होंने कहा कि दिन में जब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है इसलिए यहाँ पर स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो कुछ जो प्लांट हैं उनके अंदर स्टोमेटा दिन में ओपन होने की जगह रात में ओपन होते हैं, और कुछ प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस रात में होता है। सो स्टोमेटा उस समय बंद रहने चाहिए। तो ये जो ऑब्जेक्शंस थे इन्हें वो क्लियर नहीं कर पाए। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने पर स्टोमेटा ओपन होते हैं। अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने पर स्टोमेटा ओपन होते हुए तो एक टाइम पर आने के मतलब CO2 की कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होती जाती है, तब एक टाइम पे आने के बाद स्टोमेटा बंद कैसे हो जाते हैं। सो इसके पीछे दो ऑब्जेक्शन यही थे
पहला ऑब्जेक्शन कि CO2 की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होने से स्टोमेटा ओपन होते हैं तो स्टोमेटा एक हाईएस्ट कंसंट्रेशन पे CO2 की ओपन ही रहने चाहिए हमेशा। सेकंड ये था कि कुछ प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस दिन में होता है लेकिन स्टोमेटा रात में खुलते हैं, और कुछ के अंदर फोटोसिंथेसिस रात में होता है और स्टोमेटा ओपन रहते हैं। तो इस वजह से वो इस चीज़ को नहीं समझा पाए और ये इनका ऑब्जेक्शन रहा, ये इनका क्रिटिसाइज पॉइंट रहा। सेकंड आया स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। इसके अंदर इसका ऑब्जेक्शन ये था कि कुछ प्लांट्स के अंदर स्टार्च का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, जिसमें कि मोनोकोट्स हैं। मोनोकोट्स में स्टार्च बनती ही नहीं है, तो स्टोमेटा क्या उनके अंदर ओपन ही नहीं होंगे, जबकि उनके अंदर भी तो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है ना। तो ये चीज़ें नहीं समझा पाए। सेकेंड पॉइंट इनका ये था कि स्टार्च शुगर में इंटरकन्वर्जन नहीं देखा गया है दिन के अंदर, इसको उल्टा कुछ एसिड्स के अंदर इंटरकन्वर्जन देखा गया है, तो ये पॉइंट भी वो नहीं समझा पाए। इसी के साथ साथ जो पीएच है वो डिक्रीज या इंक्रीज कैसे हो रही है, इसको एग्जैक्ट क्लियर कट नहीं बता पाए, इस वजह से इस थ्योरी को भी अस्वीकार किया गया। अब जो थर्ड थ्योरी थी ग्लाइकोलेट साइकिल की, इसके अंदर ये था कि अगर एनर्जी के लिए एटीपी ही रिक्वायर होती तो ये स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए ग्लाइकोलेट और ग्लाइकोजिलेट में इंटरकन्वर्जन क्यों होता है। यानी कि सिंपल सी चीज़ इन्होंने एटीपी के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन किया कि एटीपी का जो आप यूज़ बता रहे हैं स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ऐसा नहीं देखा गया है। सो इस थ्योरी को भी रिजेक्ट किया गया। इसके बाद जो फोर्थ थ्योरी आई वो आई एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट और पोटेशियम पंप थ्योरी। ये थ्योरी मोस्ट ऑफ वैल्यूबल थी, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा माना गया था। तो एक बार इसे समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू, इसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर कट समझ में आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कि जब एक्टिव पोटेशियम पंप काम करता है, यानी कि इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस से यहाँ पर जो स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म जो थी, तो आप यहाँ पे सिंपल सा यही कि ये स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैलिक एसिड में। अब ये मैलिक एसिड H+ एंड मैलेटाइन में टूट जाता है, ब्रेक डाउन इसका हो जाता है मैलिक आयन एंड H+ में। ये H+ यहाँ पे H+ पंप होते हैं, इनके थ्रू बाहर चला जाता है, यानी कि इनका E-फ्लक्स हो जाता है, और इनके बाहर जाने के साथ साथ यहाँ पे पोटेशियम पंप, यानी कि ये दोनों साथ काम करते हैं कि H+ बाहर जाता है, उसके बदले में K+ जो पोटेशियम आयन से वो अंदर आते हैं। उन पोटेशियम आयन के अंदर आने से ये जो मैलेट आयन है, इन पोटेशियम आयन्स के साथ मिक्स होकर पोटेशियम मेलेट बनाता है, और इन पोटेशियम मेलेट के बनने से यहाँ पर उसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि जो पोटेशियम मेलेट है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन गार्ड सेल की इंक्रीज होती है और एंडोऑस्मोसिस होता है, और गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे एंड पोर ओपन हो जाएंगे। सो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे जो एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी है वो ये बताती है कि जब रेस्पिरेशन मतलब जब फोटोसिंथेसिस होता है डे टाइम में, तो वहाँ पर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये तो आपने जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तब भी पढ़ा था कि किस तरह से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जब मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये मैलिक एसिड टूट जाता है H+ एंड मैलेटाइन में। H+ एंड मैलेटाइन में टूटने के बाद H+ इस एटीपी इस पंप के थ्रू बाहर चले जाते हैं और उसके बदले में K+ अंदर आते हैं, यानी कि H+ का E-फ्लक्स होता है और K+ का इनफ्लक्स होता है, यानी पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स होगा और प्रोटॉन्स बाहर जाएंगे, ठीक है। पोटेशियम आयन के अंदर आने पर ये मैलेट आयन्स के साथ मिलके पोटेशियम मेलेट बनाएंगे, जिनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, और उसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स की इंक्रीज होती है, एंडोऑस्मोसिस होगा, गार्ड सेल्स टर्जिट होंगी, पोर ओपन होंगे। इसका अपोजिट नाइट में होता है कि जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो CO2 की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और उसी के साथ साथ जो pH है वहाँ की वो एसिडिक हो जाती है। pH के एसिडिक होने से यहाँ पर ABA एक्टिव होता है, ABA एब्सिसिक एसिडिक एसिड, ये एक इनहिबिटरी एसिड है, ठीक है। ये क्या करता है, जो यहाँ पे पोटेशियम के बाहर जाने मतलब प्रोटॉन के बाहर जाने के लिए जो पंप था, प्रोटॉन बाहर जा रहे थे और पोटेशियम अंदर आ रहे थे, ये पंप को ये ABA इनहिबिट कर देता है, यानी कि इनको रोक देता है काम करने से, इनको ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, जिससे कि pH वहाँ का इंक्रीज हुआ, एसिडिक pH हो गया, और ये एसिडिक pH ABA को एक्टिव करता है, ABA इनको यहाँ पर रोक देते हैं काम करने से। उस वजह से यहाँ पे जो पोटेशियम मेलेट बना है,
ये पोटेशियम मेलेट में अब आपको यहाँ पे ना तो प्रोटॉन मिलेगा और ना ही इस तरह से मेलेटाइन का फॉर्मेशन मिलेगा। इस वजह से अब यहाँ क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है पोटेशियम मेलेट की वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, अब ये पोटेशियम मेलेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने से देखिए यहाँ पे कैसे हो रही है वो इस चीज़ को यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो इन सेल्स के अंदर पोटेशियम मेलेट बना है दिन में, ये पोटेशियम मेलेट दिन में पहले ही बन चुका है। ये पोटेशियम मेलेट रात के टाइम पर मेलेट एंड के प्लस में कन्वर्ट हुआ। के प्लस को अंदर नहीं आ सकता है, ये वाला एब्सिसिक एसिड ने रोका है, लेकिन के प्लस बाहर तो जा सकता है। तो के प्लस बाहर जाते हैं, उनके बदले एच प्लस फिर से अंदर आ जाते हैं, जिससे ये मेलेट वापस मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये मेलेटाइन मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद इनकी यहाँ पे जो पोटेशियम मेलेट है इनकी कंसंट्रेशन कम हुई, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ, एक्सो ऑस्मोसिस यानी कि पानी बाहर गया और गार्ड सेल्स वापस से फ्लैसिड हो गई, कुंचित हो गई और पोर क्लोज हो जाते हैं। तो आपको सिंपल सा यहाँ पे यही याद रखना है कि जब दिन होता है तो मैलिक एसिड बनता है। ये मैलिक एसिड H प्लस एंड मैलेट में टूटता है। मैलेट में टूटने के बाद जो इसके प्रोटॉन है वो बाहर जाते हैं इस पंप के थ्रू एंड उसके बदले में पोटेशियम आयन अंदर आते हैं। ये मैलेट के साथ मिलके यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, जिससे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, वाटर अपटेक होता है यानी कि वाटर सेल्स के अंदर आता है, एंडो ऑस्मोसिस होता है और सेल्स टर्जिट होने के बाद पोर ओपन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसका ऑपोजिट होता है, क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन फोटोसिंथेसिस ना होने की वजह से इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि pH इंक्रीज होता है। एसिडिक नेचर की वजह से ABA एक्टिव होता है और ये पोटेशियम के अंदर आने और प्रोटॉन के बाहर जाने को रोक देता है। लेकिन इसके बदले में यहाँ पर जो पोटेशियम मेलेट है ये टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। मेलेट एंड पोटेशियम आयंस में पोटेशियम आयंस तो बाहर चले जाते हैं और वहाँ से प्रोटॉन अंदर आ जाते हैं, फिर से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसकी कंसंट्रेशन यहाँ कम हो जाती है मैलिक पोटेशियम की, और यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है, एक्सोस्मोसिस होता है यानी कि सेल्स से वाटर बाहर जाता है और वापस से सेल्स फ्लैसिड हो जाती है और पोर क्लोज हो जाते हैं। तो ये आपको डायग्राम से समझाया, इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं कि देखिए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट स्टार्च कंटेंट ऑफ गार्ड सेल्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, शुगर में। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ मैलिक एसिड इन गार्ड सेल्स, तो ये शुगर में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि मैलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये इंक्रीज कंसंट्रेशन होती है मैलिक एसिड की गार्ड सेल्स में। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्फ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन अंदर आते हैं और प्रोटॉन बाहर जाते हैं, क्योंकि मैलिक एसिड प्लस H प्लस में कन्वर्ट होता है ना, तो पोटेशियम आयन अंदर आते हैं और प्रोटॉन बाहर जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर इनटेक होता है क्लोरीन आयन का बाय गार्ड सेल्स, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको ये जो दिख रहा है कि पोटेशियम के साथ साथ क्लोरीन भी आ रहा है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि क्लोरीन आयन इन पोटेशियम आयन के साथ साथ अंदर आते हैं, जिससे कि लो CO2 कंसंट्रेशन एंड अराउंड गार्ड सेल्स, कि जिसकी वजह से वहाँ पर CO2 की कंसंट्रेशन गार्ड सेल्स में कम हो जाती है और हाई pH हो जाती है। इस वजह से वहाँ पर टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, एंडो ऑस्मोसिस होगी, टर्गर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और गार्ड सेल्स के पोर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट कि एब्सेंस ऑफ लाइट में CO2 मतलब मैलिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है, ई फ्लक्स हो जाता है, पोटेशियम आयंस यानी बाहर चले जाते हैं, इनफ्लक्स होता है, प्रोटॉन अंदर आ जाते हैं, मैलिक एसिड वापस से इनके साथ मिलकर कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो गया, ये मैलेट जो थे ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गए और इस वजह से इनका जो एसिडिक मीडियम होता है सेल का वो बन जाता है और क्लोरीन आयन भी यहाँ पर बाहर चले जाते हैं। इंक्रीज CO2 कंसंट्रेशन एंड अराउंड गार्ड सेल्स, बिल्कुल ऑपोजिट करते चलना है आपको। एंड प्रेजेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर ABA यहाँ पे एक्टिव होता है। इसी के साथ साथ जो सेल्स होती हैं उनके अंदर टर्जिडिटी कम हो जाती है और गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाती हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो अगर आपको इतना ये नहीं समझ आए तो आप इस डायग्राम से याद कर लीजिएगा। ये डायग्राम एकदम इजी है, मैं आपको डायग्राम से इसीलिए समझाती हूँ ताकि आपको थ्योरी रटनी ना पड़े, थ्योरी को समझना ना पड़े। डायग्राम के थ्रू आप बहुत कुछ समझ सकते हैं और इजी यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर वो ना समझ आए तो यहाँ समझ लीजिए कि CO2 कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो कि मैलेट एंड पोटेशियम आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर आते हैं और H प्लस बाहर जाते हैं। इस वजह से वहाँ पे गार्ड सेल्स में ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, एंडो ऑस्मोसिस होता है, गार्ड सेल्स टर्जिट हो जाती है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। इसका ऑपोजिट कि CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है डार्क में मतलब नाइट में, उसकी वजह से यहाँ पर pH गार्ड सेल की डिक्रीज होगी। ABA यहाँ पर क्या करेगा, पोटेशियम बाहर जो अंदर आ रहे थे उनको रोक देगा। इस वजह से मेलेटाइन यहाँ पे क्या होगा,
H+ को यूज़ करके मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और K+ वापस से बाहर चले जाएंगे सब्सिडरी सेल्स के पास, और इस वजह से वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, एक्सोऑस्मोसिस होगा, गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो आपको जब पोटेशियम पंप थ्योरी पढ़नी हो तो आप इस डायग्राम के साथ में इसको लेके चलना। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ में जब थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलाइट मेटाबॉलिज्म पढ़नी हो तो सिर्फ यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को समझना। इन थ्योरी को पढ़ने के लिए इस डायग्राम को लेकर चलना। इस तरह से आपको डायग्राम के थ्रू बहुत सी चीज़ें इजी वे में क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब हम स्कोटो एक्टिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो लास्ट थ्योरी है, इसकी बात करते हैं। स्कोटो एक्टिव का मतलब होता है जैसे स्टोमेटा जो होते हैं वो कुछ स्टोमेटा रात में खुलते हैं, तो उन स्टोमेटा को, रात में खुलने वाले स्टोमेटा को स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। सो ये थ्योरी क्या कहती है इसे समझ लेते हैं कि स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा के, जैसा मैंने आपको बता दिया कि डार्क में खुलते हैं, रात में खुलते हैं और ये पूरी रात सनलाइट के एब्सेंस में भी खुले हुए रहते हैं। तो यहाँ पर इस थ्योरी के अंदर यही है कि जब रात होती है तो रात के टाइम में क्या होता है कि ये जो C6H2 यानी कि जो ये शुगर है, ये शुगर पूरी तरह से नहीं टूट पाती, यानी कि शुगर का ब्रेक डाउन नाइट में पूरी तरह से नहीं हो पाता है। और टूटना किस में चाहिए, जैसे कि आपने पढ़ा है कि जब भी आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था तो उसमें देखा था कि 4CO2 + 3H, मतलब ये जो CO2 और H2O मिलके या तो इसका फॉर्मेशन करेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला ये, या फिर ये बिल्कुल टूट जाएंगे। तो इन सिंपल वर्ड आपको ये पूरा डायग्राम में से सिर्फ इतना याद रखना है कि जब नाइट होती है तो जो शुगर है वो कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। इस वजह से वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर आपको हाफ ये मिलता है, यानी कि वहाँ पे मैलिक एसिड की कंसंट्रेशन या जो भी अनब्रेकेबल सबस्ट्रेट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज रहती है। इस वजह से वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और स्टोमेटा ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होने से एंडोऑस्मोसिस होकर ओपन हो जाएंगे। अब जब दिन होता है, दिन में ये जो 6C मतलब जो शुगर है ये पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है इसका, और इसके ब्रेक डाउन होने से वहाँ पर कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूट कम हो जाएगी और स्टोमेटा में एक्सोऑस्मोसिस होगा और स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। सिंपल सी चीज़ आपको यहाँ पर इतनी ही याद रखनी है कि नाइट में बिल्कुल कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, इस वजह नाइट में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, इस वजह से वहाँ पर स्टोमेटा ओपन रहते हैं, और डे में कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है इसलिए स्टोमेटा वहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। तो ये जो आपको मैंने डायग्राम बताया, इस डायग्राम का सिर्फ और सिर्फ यही है कि यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ जाए, और यही स्कोटो एक्टिव ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा की रिस्पॉन्सिबल है कि रात में स्टोमेटा क्यों खुलते हैं। तो आपको अगर दिन की हम बात करें तो हम इस एक्टिव थ्योरी को मानते हैं, पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी को, और जब हम स्कोटो एक्टिव की बात करें कि रात में क्यों खुलते हैं तो उसके लिए ये थ्योरी है। इसी के साथ ऑलमोस्ट आपकी थ्योरी कंप्लीट होती है। अब एक ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो थ्योरीज जितनी भी पढ़ी गई मतलब बताई गई थी, उन सब में से इस थ्योरी को मानने का रीज़न भी ये था, मतलब जितनी भी ये थ्योरी थी उनमें से जो ये थ्योरी थी, ये थ्योरी सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल इसलिए थी क्योंकि इसमें अगर हम और डेप्थ में देखें तो ये थ्योरी ब्लू लाइट रिस्पॉन्स को भी बताती है। ये ब्लू लाइट रिस्पॉन्स कैसे काम करती है ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो ये थ्योरी ब्लू लाइट रिस्पॉन्स के एक्टिवेशन के अकॉर्डिंग भी काम करती है। सो इस थ्योरी को माना गया और इस थ्योरी के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिला, इसलिए वैल्यूएबल थ्योरी थी। अब आपको आई होप ये सब कवर हो चुका हो। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न या क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब इन्हें अगर हम फैक्टर अफेक्ट करने वाले रीजंस कहें तो उसमें आएगी आपको CO2 की कंसंट्रेशन, वाटर टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सटर्नल फोर्सेस, ह्यूमिडिटी, केमिकल्स, यानी कि जो भी आपने अभी तक पढ़े ये सब इसको अफेक्ट करेंगे। तो आप इसे थ्योरेटिकल पोर्शन से पढ़ सकते हैं। चलिए इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स यानी कि फ्लोएम ट्रांसलोकेशन पढ़ेंगे। चलिए टिल देन लर्न करते रहिए।
थैंक यू।